अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देखते हैं हमारा अगला चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में अपनी चर्चा। हमारे अगले चैप्टर का नाम है असेसमेंट प्रोसीजर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आपके लिए पीजीबीपी चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, टीडीएस टीसीएस चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उतना ही ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर हमारे अगले चैप्टर यानी कि असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में अपनी चर्चा। इन चर्चाओं को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहूँ। हमने एक चैप्टर देखा था सर्च एंड सीजर। ये सर्च एंड सीजर चैप्टर को मैंने उस वक्त आधा ही पढ़ाया था आपको, 50% पार्ट मैंने आपको बताया था। तो सर्च एंड सीजर चैप्टर को आप दो भाग में बांट के पढ़ सकते हो। एक सर्च एंड सीजर से रिलेटेड बेसिक प्रोविजंस, ठीक है, बेसिक प्रोविजन हम लोगों ने देखा था। दूसरा सर्च एंड सीजर के असेसमेंट या रीअसेसमेंट के एस्पेक्ट में अपनी कहानी। असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट को हम लोग इसी चैप्टर में यहाँ पर कवर करेंगे। सर्च एंड सीजर वाले असेसमेंट या रीअसेसमेंट को हम लोग साथ में कवर करेंगे ताकि हर तरह का असेसमेंट प्रोसीजर आपको एक ही जगह पर एट वन प्लेस मिल जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के बारे में। अगर आपको ये सेक्शन 10 का 38 पता होगा, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 38 पता होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मान लो कि अगर इक्विटी शेयर या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को ट्रांसफ़र किया जाता है जिस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मामला है तो 10 के 38 में एग्जेम्प्टेड होता है। फाइनेंस एक्ट 2016 में इस बात को डाली गई। तो यहाँ पर क्यों डाली गई उसकी कथा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है जो रिटर्न किसको फाइल करना होता है, तो कंपनी और फर्म को हर हाल में फाइल करना होता है। यानी कि आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, हर हाल में आपको रिटर्न फाइल करना है। किसको? कंपनी और फर्म को। और बाकी लोगों को कब फाइल करना है? अगर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करता है बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A के डिडक्शन से पहले जो आपका इनकम है, ठीक है, अगर मान लो कि वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो कि आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है उससे एक्सीड करता है अदर के केसेस में। और यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 2016 में 10 के 38 को भी डाला गया। फाइनेंस एक्ट 2016 में 1038 को भी डाला गया। यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर मान लो कि किसी का टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6A का डिडक्शन और 1038 अगर मान लो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करता है तो उसको हर हाल में आपको विद इन ड्यू टाइम, ड्यू डेट तक में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ड्यू डेट क्या क्या होता है, तो यहाँ पर ड्यू डेट जश्न मनाने का दिन होता है। जश्न मनाने का दिन आपके लिए, ठीक है, तो जे, एस और एन, ठीक है, तो 3 डेट आपका आता है। एक 31 जुलाई का, दूसरा 30 सितंबर का और 30 नवंबर का। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बात को बताना मेरा फर्ज बनता है। इसीलिए मैं हर एस्पेक्ट पर एक एक बारीकी से ध्यान देते हुए आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। अदरवाइज आपको तो ये ऐसे ही पता होता है, आपके ब्लड ग्रुप में बैठा हुआ ये रिटर्न फाइल करने का सिस्टम, ठीक है। तो 31 जुलाई, ठीक है, 30 सितंबर और 30 नवंबर 3 प्रकार के डेट होते हैं। अब 30 सितंबर किसके लिए? कंपनी के केस में हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा? हर हाल कहने का मतलब मेरा क्या कि कंपनी को ऑडिट करवाना तो एवे ही जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी को हर हाल में 30 सितंबर तक अपना 30 सितंबर असेसमेंट ईयर के, कौन से ईयर के? एक आपका प्रीवियस ईयर होता है, उसका इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। यहाँ तक आपको 139 सब सेक्शन 1 के रिटर्न फाइल करने का डेट होता है। इस डेट को हम लोग जब भी मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ तो मैं ऐसे ही करके बताता हूँ, पहले प्रीवियस ईयर फिर असेसमेंट ईयर। यहाँ पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की कथा मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर 30 सितंबर तक कंपनी के केस में और अदर के केस में, बाकी अदर के केस में अगर इनकम टैक्स एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? इनकम टैक्स के एक्ट के तहत या फिर अदर लॉ में, इनकम टैक्स में हो या फिर अदर लॉ में ऑडिट करवाना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो कि ऑडिट करवाना जरूरी है,
ठीक है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि जिस फर्म को ऑडिट करवाना जरूरी है उसके पार्टनर भी यहीं पर फॉल कर जाएंगे, तो इनकम टैक्स एक्ट में या फिर अदर एक्ट में जिसको ऑडिट करवाना जरूरी है। दूसरा कि अगर मान लो कि फर्म को ऑडिट करवाना जरूरी है तो उसके पार्टनर भी यहीं पर फॉल कर जाएंगे। 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो एक केस होता है आपका 30 सितंबर। दूसरा, अगर मान लो कि जिसको 92E सेक्शन के तहत, कौन से सेक्शन के तहत, 92E सेक्शन के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग का रिपोर्ट जमा करना होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ते वक्त में हम लोगों ने देखा था ट्रांसफर प्राइसिंग का रिपोर्ट जमा करना होता है, उसको 30 नवंबर तक का टाइम दिया गया है। रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के 30 नवंबर तक का टाइम दिया गया है। और जितने भी बाकी अदर केस हो गए, ठीक है, इन दोनों के अलावा 30 सितंबर और 30 नवंबर के अलावा उसके पास टाइम लिमिट होता है 31 जुलाई का। रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट उनका कौन सा होता है, तो 31 जुलाई का टाइम लिमिट होता है। अब जहां तक हमने एक चीज देखी थी, हमने देखी थी यहाँ पर कि अगर मान लो कि अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में देखा था हम लोगों ने कि बाकी पर्सन के केस में अगर इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करता है बिफोर चैप्टर 6A का डिडक्शन और 10 के 38 का एग्जम्पशन, ठीक है, तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये सेम टू सेम ये जो बात लिखी हुई है ये आपके 139 सबसेक्शन 1 के 6th प्रोविजो में लिखी गई है। कौन से प्रोविजो में, तो 6th प्रोविजो में लिखी गई है। देखो आपको पता सब कुछ होता है, लेकिन एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए ये सारी चीजें समझना और जानना जरूरी है, ताकि इन सब चीजों को अगर आप लिखोगे 6th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से तो आपका इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर की कहानी। हम लोग बात करते हैं 4th एंड 5th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को एक साथ रीड करते हैं, ठीक है। तो चौथा, पांचवा और छठा 6th प्रोविजो तो मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको ऐवे ही पता हो जाएगा। तो 4th एंड 5th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को जब साथ साथ में हम लोग रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर मान लो कोई रेसिडेंट है प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कौन है, रेसिडेंट है प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, प्लस उसको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के हिसाब से रिटर्न फाइल करना नहीं जरूरी है। अगर जरूरी है तब तो बस अभी जो हम लोगों ने देखा उसी हिसाब से फाइल करो, लेकिन अगर उनके अलावा अदर केस हैं जिनको रिटर्न फाइल करना एवज जरूरी नहीं है हमारे इंडिया में, तो अगर कोई रेसिडेंट है प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है 139 सब सेक्शन 1 के हिसाब से उसको रिटर्न फाइल करने के लिए वो लायबल नहीं है, ठीक है। अब वो जो एसएससी है, ठीक है, इसका नाम हमने क्या डाला, इसका नाम भी हम लोगों ने एसएससी बोला। अगर मान लो कि उसका आउटसाइड इंडिया में, भारत के बाहर में, आउटसाइड इंडिया में एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको क्या बोली कि होल्ड करता है, ठीक है। मतलब आपको होल्ड करता है खुद का या फिर बेनिफिशियली होल्ड करता है, दो टर्म मैंने बोला, ठीक है। एक होता है कि खुद का होल्ड करता है एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया में, या फिर बेनिफिशियरी है आउटसाइड इंडिया में, बेनिफिशियरी है, ठीक है, या फिर सिग्नेचरी है, ठीक है। मतलब आउटसाइड इंडिया में कोई साइनिंग अथॉरिटी है उसके पास, साइनिंग अथॉरिटी है उसके पास, होल्ड करता है या बेनिफिशियली होल्ड करता है या फिर साइनिंग अथॉरिटी है, ये वाला एसएससी, तो उसको इनकम टैक्स के अनुसार विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बतौर बेनिफिशियल ओनर या फिर बतौर बेनिफिशियरी, बतौर बेनिफिशियल ओनर या फिर एज ए बेनिफिशियरी। अगर एक बार बेनिफिशियल ओनर की तरह रिटर्न फाइल कर दिया तो उसको दोबारा से हम लोग बेनिफिशियरी एज ए बेनिफिशियरी फाइल करो ऐसा नहीं कह सकते हैं। बेनिफिशियल ओनर का मतलब जिस इंडिविजुअल ने एसेट्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसिडरेशन दिया है खुद के या फिर अदर पर्सन के इमीडिएट बेनिफिट के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या किया है, कंसिडरेशन दिया है खुद के, ठीक है, हिमसेल्फ के या फिर अदर के, ठीक है, इमीडिएट बेनिफिट के लिए या फिर आपका डिफर्ड बेनिफिट के लिए, फ्यूचर बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल ओनर हो गया, ठीक है, जो होल्ड करता है या फिर बेनिफिशियली होल्ड करता है या फिर साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया में। बेनिफिशियरी का मतलब क्या हुआ, बेनिफिशियरी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंसिडरेशन तो अदर पर्सन ने चुकाया है, बेनिफिशियरी का मतलब कंसिडरेशन तो अदर पर्सन ने चुकाया है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपको बेनिफिट जो है किसी अदर पर्सन को होता है, बेनिफिशियरी वो कहलाएगा वो पर्सन, ठीक है। अब जिस एसेट्स के लिए बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियरी है एसएससी, उसको
इसको यहाँ पर डिस्क्लोजर करना, इस एसेट्स को डिस्क्लोज करना जो होता है, डिस्क्लोज करना, जो आउटसाइड इंडिया वाला एसेट्स या फिर साइनिंग अथॉरिटी है उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है, ये मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अदर पर्सन जिसको जिसको रिटर्न फाइल करना होता है उसके बारे में हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। अदर पर्सन किसको किसको रिटर्न फाइल करना होता है, तो अदर पर्सन जिसको जिसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है उसको हम लोग दो भाग में देखते हैं। एक आपका 139(4)A, 139(4)B और 139(4)C। ठीक है, अब ये एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी D, E और F हो गया। दूसरा कैटेगरी आपका क्या हो गया, D, E और F हो गया। अब ये कैटेगरी मैंने इस साइड क्यों डाला है, इसमें अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन में एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले, ठीक है, अगर मान लो कि मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड करता है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करता है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब ये 139(4)A बोलता है आपके 11 एंड 12 के एग्जेम्पशन के बारे में, यानी कि ये किसके रिस्पेक्ट में बोलता है, ये बोलता है चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में, चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आती है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो आपका 13A में एग्जेम्पशन क्लेम करता है, 13A में एग्जेम्पशन क्लेम करता है, और बाकी जो है 139(4)C का मतलब आपका क्या हो गया, सर्टेन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल के केस में, ठीक है, सर्टेन स्पेसिफाइड लोग हैं। ये कौन कौन स्पेसिफाइड है हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। ये सेक्शन 10 के तहत एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। तो इन का अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन में, यानी कि चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट का 11, 12 या फिर पॉलिटिकल पार्टी का 13A या फिर सर्टेन इंस्टीट्यूशन या फिर क्या बोलते हैं हॉस्पिटल वगैरह के केस में सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले अगर इनका इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करता है तो इनको विद इन ड्यू टाइम सेक्शन 139(1) के हिसाब से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब हम लोग अदर प्रोविजन के एस्पेक्ट में अपनी चर्चा करते हैं। अदर क्या होता है, तो अदर हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो हम लोग अदर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 139(4)D के बारे में अपनी चर्चा। सेक्शन 139(4)D, ठीक है, तो आपको 3D 2D 3D ये तो पता ही है। यहाँ पर 4D की चर्चा हम लोग करते हैं। तो ये 4D किसके रिस्पेक्ट में आता है, ये दो सेक्शन के रिस्पेक्ट में आता है। हमने PGBP में देखा था, अगर मान लो कि कोई अप्रूव्ड, क्या चीज, कोई अप्रूव्ड रूसी है, RUCI है, RUCI है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर दूसरे साइड में हम लोगों ने देखा था कि अगर इंडियन कंपनी R&D में इंगेज्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज्ड है, वो भी अप्रूव्ड है, तो हम लोग रूसी की चर्चा करते हैं, यानी कि रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि अप्रूव्ड है, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या फिर अदर इंस्टीट्यूशन, अगर इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं, अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिए जाते हैं तो वो आपका कवर्ड था सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 2 में कवर्ड था। सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 2 में कवर्ड था। और सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं तो वो आपका कवर्ड था सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 3 में, क्लॉज नंबर 3 में कवर्ड था। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 175% जितना आपने पैसे दिया उसका 175% का डिडक्शन मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर 125% का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। अब ये इन हाउस रिसर्च नहीं है, ये जो अदर देन इन हाउस रिसर्च का केस है, यानी कि आउटसाइडर को आप कंट्रीब्यूट करते हो। तो एक होता है हमारा PGBP में आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए या सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च के लिए इन हाउस रिसर्च करते हो, दूसरा अदर को पैसा देते हो, अदर जो है वो अप्रूव्ड है, अदर जो है अप्रूव्ड है, उसके रिस्पेक्ट में 139 यहाँ पर 4D आता है। तो 4D किसके रिस्पेक्ट में आता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको याद दिलाया कि बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में क्या देखा था। तो इस सिचुएशन में इनको रिटर्न फाइल करना होता है विद इन ड्यू टाइम। यहाँ पर ये जो 3 केस था, A, B और C वाला केस, इसमें हम लोगों ने देखा था अगर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करता है उसका मामला, लेकिन अदर के केस में यानी कि 139(4)D, 4E और 4F के केस में एवे ही आपका एक्सीड वैक्सीड का लिमिट नहीं देखना है, एवे ही आपको रिटर्न फाइल करना आवश्यक हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बात
बात करते हैं हमारे 40 के बारे में, क्या देखा हम लोगों ने सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3 में बताए गए जो यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है, या फिर आपका क्या बोलता है उसको 139(4)(e), ये बिजनेस ट्रस्ट आता है। बिजनेस ट्रस्ट के चैप्टर में हम लोगों ने क्या कहानी देखी थी कि जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो लोग बिजनेस ट्रस्ट को पैसा देते हैं, और बिजनेस ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट वाला ये लोग ट्रस्ट के फॉर्म में रजिस्टर्ड होते हैं, जो बिजनेस ट्रस्ट होते हैं रियल एस्टेट वाले वो रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, और जो इन्विट होते हैं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो क्या करते हैं, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज़ वगैरह सब में पैसे लगाते हैं। ये पैसे या तो डायरेक्टली लगा सकते हैं फैसिलिटीज़ या फिर स्पेसिफाइड प्लेस पर, या फिर एसपीवी के थ्रू, एसपीवी बोलो तो स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि एक कंपनी होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। तो ये पैसे लगाते हैं। अब जो पैसे लगाने से इनको रिटर्न आता है वो रिटर्न ऐसे आए या फिर एसपीवी के होते हुए आए, जो भी इनके पास रिटर्न आता है, ठीक है, ये तो ये जो रिटर्न इनके पास आता है ये रिटर्न का पैसा जो है वो इन्वेस्टर लोगों में बांट देते हैं। अब टैक्स का प्रोविजन बनता है कि या तो इनके हैंड में टैक्सेबल होगा या फिर इनके हैंड में टैक्सेबल होगा। इसी के रिस्पेक्ट में बिजनेस ट्रस्ट की पूरी कहानी आती है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी उस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो बिजनेस ट्रस्ट होता है इसको भी विद इन ड्यू टाइम सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो टाइम लिमिट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन 139(4)(f) के बारे में। सेक्शन 139(4)(f) क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट फंड जो कि बिजनेस ट्रस्ट की तरह होता है। एक इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है, इन्वेस्टमेंट फंड करके भी चैप्टर हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जो कि आपके डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है सेम टू सेम बिजनेस ट्रस्ट की तहत, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट की तरह, ठीक है। यहाँ पर देखा था सेक्शन 115 यूबी, ये आपके फाइनेंस एक्ट 2015 में जो है वो काफ़ी इसके बारे में चीज़ें अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 139(4)(f) वाले इन्वेस्टमेंट फंड को भी इन्वेस्टमेंट फंड को भी विद इन ड्यू टाइम रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या परिणाम होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 234A में इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट तो लगता भी है ऐसे भी। 234A का मान लो कि इंटरेस्ट जैसे लग जाता है, ठीक है, अगर टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया या फिर लेट रिटर्न फाइल किया, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में इंटरेस्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि और भी कुछ परिणाम होते हैं जैसे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माने जाओगे, उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर पेनाल्टी के रिस्पेक्ट में होती है। पेनाल्टी को हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं, एक होता है आपका 272A का पेनाल्टी, एक होता है 272A का पेनाल्टी। ये क्या बोलता है, एसी के केस में 139(4)(a) और 4C के केस में, यानी कि ये आपका 4A कौन सा था, ये आपका 4A था चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट, और 139(4)(c) ये आपका कौन सा था, सर्टेन इंस्टीट्यूशन, या मतलब ये भी भलाई के काम करने वाला और ये भी भलाई के काम करने वाले लोग हैं, ये भी भलाई के काम करने वाले पर्सन और ये भी भलाई के काम करने वाले पर्सन है, इसीलिए इनको ₹100 पर डे, ठीक है। जब तक आपका फेलियर कंटिन्यू रहेगा 100 रुपये पर दिन के हिसाब से आपको क्या लगेगा, पेनाल्टी लगेगा। लेकिन बाकी के केस में पेनाल्टी तुरंत ना लगा के रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड तक वेट करके, ठीक है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड तक भी अगर नहीं दिया तो उस सिचुएशन में आपका सेक्शन आता है 271F। ये सेक्शन क्या बोलता है कि 5,000 रुपया जो है आपको इस नाम पे पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने परिणाम के बारे में जाना। अब हम लोग बात करते हैं लॉस रिटर्न के रिस्पेक्ट में अपनी कहानी, जिसको हम लोग सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में जानते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 को हम लोग सेक्शन 80 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के ड्यू डेट पर, जो 139 का सबसेक्शन 1 का ड्यू डेट था JSN, जब भी ड्यू डेट आएगा आपको जस्ट याद आना चाहिए, ठीक है, ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो पीजीबीपी का लॉस होता है, बिजनेस प्रोफेशन का जो लॉस होता है, पीजीबीपी का जो लॉस होता है और साथ में कैपिटल गेन का लॉस होता है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ चैप्टर के लिए जो आप फ़ायदा उठाना चाहते हो चैप्टर 6 का, वो नहीं उठा सकते हो
एक्सेप्ट जो है सर्कुलर में फॉल करता है तो बात अलग है, बोर्ड का सर्कुलर है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, सर्कुलर में आता है तो बात अलग है। तो ये सर्कुलर में सीबीडीटी का सर्कुलर है। सीबीडीटी का सर्कुलर क्या बोलता है कि अगर मान लो कि 10 लाख तक का मामला है, लॉस का जो अमाउंट है वो 10 लाख तक का मामला है या फिर 50 लाख तक का मामला है, इस दो कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा, ठीक है। अगर मान लो कि अप टू 10 लाख है तो ऐसी सिचुएशन में अगर डिले रिटर्न फाइल करते हो और जेन्युइन हार्डशिप लगा तो उस सिचुएशन में कमिश्नर आपको अलाउ कर सकता है। 10 लाख से ऊपर का मामला है लेकिन 50 लाख तक का मामला है तो चीफ कमिश्नर आपको अलाउ कर सकता है कैरी फॉरवर्ड करना, या फिर अगर 50 लाख से भी ऊपर का मामला है तो डायरेक्ट सीबीडीटी का आपको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। डायरेक्ट बोर्ड चाहे तो आपका जेन्युइन हार्डशिप या फिर कोई और प्रॉब्लम है उसको कंसीडर कर सकती है, उसको कंसीडर कर सकती है और कंसीडर करते हुए बोल सकती है कि ठीक है हम आपको यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में आपका जो अमेंडमेंट आया हुआ है फाइनेंस एक्ट 2016 में। फाइनेंस एक्ट 2016 में एक सेक्शन आपका होता है 35AD, जिसको पीजीबीपी चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में या फिर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस जो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं उसके केस में 35AD एक स्पेशल सेक्शन है, ठीक है। तो 35AD सेक्शन के केस में बोला गया है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन फाइनेंस एक्ट 2016 ने बोला कि अगर मान लो कि ड्यू डेट तक रिटर्न आपने फाइल किया तभी इसके लॉस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। ड्यू डेट तक अगर आपने रिटर्न फाइल किया तभी इस सेक्शन के लॉस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। तो बीजीबीपी चैप्टर में हमने काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा है, 35AD सेक्शन के बारे में अपनी चर्चा, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो होता है उसको आप बिना रिटर्न फाइल किए हुए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी लॉस में रिटर्न फाइल करने का क्राइटेरिया नहीं है। सैलरी में आपको जैसा कि पता है लॉस होता ही नहीं है और अदर सोर्स का जो लॉसेज होते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड किए ही नहीं जा सकते हैं प्रोविजन के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चर्चा अपनी की। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो हाउस प्रॉपर्टी होता है उसके अलावा जो आपका अनएब्जॉर्व डेप्रिसिएशन का मामला है, तो अनएब्जॉर्व डेप्रिसिएशन का मामला है तो उस सिचुएशन में रिटर्न फाइल नहीं किया या फिर लेट किया अनएब्जॉर्व डेप्रिसिएशन का कैरी फॉरवर्ड करना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 रीड विथ सेक्शन 80 और साथ में एक इम्पोर्टेंट बोर्ड सर्कुलर को भी यहाँ पर देखा, सीबीडीटी का सर्कुलर को भी देखा यहाँ पर। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो बोर्ड सर्कुलर होगी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जो लॉस आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवाना है और आप लेट से आए हो तो उस सिचुएशन में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, यानी कि यहाँ पर कमिश्नर 10 लाख तक के मामले में, 50 लाख तक में चीफ कमिश्नर और 50 लाख तक के ऊपर का जो लॉस है उसके लिए कौन आपके हो गए, उसके लिए आपके सीबीडीटी हो गए। इनके पास एक टाइम लिमिट दिया गया है, जो भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का लॉस है, जिस असेसमेंट ईयर का लॉस है उसको रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हमने बोला, जिसको आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, उस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड के 6 साल के बाद 6 साल के बाद आपका एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं करेगा, आपका एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं करेगा। ये बोर्ड जो है सीबीडीटी है वो 6 साल के बाद आपका एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं करेगा। इस बात को हमने जाना। अब हम लोग अगले सेक्शन के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। सीबीडीटी सर्कुलर हमने देख लिया, आपको याद रखना है अप टू 10 लाख है तो कमिश्नर और अप टू 50 लाख है तो चीफ कमिश्नर, उसके अबव का मामला है तो डायरेक्ट सीबीडीटी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब जहाँ तक बात करते हैं बिलेटेड रिटर्न के बारे में, बिलेटेड रिटर्न में अप टू असेसमेंट ईयर 16-17 क्या होता था और फाइनेंस एक्ट 2016 में यानी कि फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18 क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम अपनी चर्चा करते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अप टू असेसमेंट ईयर 16-17 आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि अगर मान लो कि 139 सबसेक्शन 1 के तहत या फिर 142 सबसेक्शन 1 वाला नोटिस के तहत अगर मान लो टाइम जो अलाउड है उसमें रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब आपका ये रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का एंड, ठीक है, या फिर कंप्लीशन,
ठीक है, कंप्लीशन जो है असेसमेंट या रीअसेसमेंट जो भी आपका चल रहा है, असेसमेंट या रीअसेसमेंट कहाँ पर होता है, या तो 143 में होगा आपका, या फिर आपका 147 में बेस्ट जजमेंट होगा। ठीक है, हम लोग ये सब देखने वाले हैं, स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट, ठीक है, सॉरी बेस्ट जजमेंट 144, ठीक है, या फिर 147 का स्कैपिंग में होगा, या 153A में सर्च एंड सीजर में होगा। तो ये सब असेसमेंट या रीअसेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, मतलब आपका कौन सा टाइम लिमिट हो गया, एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विचेवर इज अर्लियर के टाइम लिमिट के अंदर में रिटर्न फाइल किया है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इसको बिलेटेड रिटर्न बोलेंगे। ठीक है, बिलेटेड रिटर्न नाम से बोला जाएगा, यानी कि फाइल आप कर सकते हो बिलेटेड रिटर्न इस टाइम पीरियड के अंदर में, एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और आपका कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विचेवर इज अर्लियर। ठीक है, मतलब 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो मतलब विचेवर इज अर्लियर के, जो भी विचेवर इज अर्लियर होगा, ठीक है, विचेवर इज अर्लियर, ठीक है, अर्लियर के 1 साल के अंदर में आपको टाइम रहता है, 1 साल तक आपको टाइम रहता है अर्लियर के, विचेवर इज अर्लियर के 1 साल के टाइम अंतर्गत आपको टाइम रहता है रिटर्न फाइल करने का, रहता था अप टू असेसमेंट ईयर 16-17, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2015 तक। अब फाइनेंस एक्ट 2016 में यहाँ पर अमेंडमेंट आया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया असेसमेंट ईयर 17-18 से ये 1 ईयर का फंडा यहाँ से हटा दिया गया। यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई पर्सन 139 सब सेक्शन 1 के तहत, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत रिटर्न फाइल नहीं किया है, ठीक है, जो टाइम अलाउड है उसमें, तो वो रिटर्न कभी भी फाइल कर सकता है एट द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, एट द एंड ऑफ, ये कौन सा ईयर, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, और आपका कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विचेवर इज अर्लियर, विचेवर इज अर्लियर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो अब ये वाली बात यहाँ पर बोल दी गई है असेसमेंट ईयर 17-18 के रिस्पेक्ट में। तो ये आपके लिए एक बड़ा अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान देना है। अगर कोई पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता है 139 सबसेक्शन 1 के टाइम लिमिट के अंतर्गत, तो वो रिटर्न फाइल कर सकता है किसी भी वक्त बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो किसी भी वक्त फाइल कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रिवाइज रिटर्न के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिवाइज्ड रिटर्न के बारे में। सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 जो होता है वो आपके रिवाइज्ड रिटर्न को बयां करता है। कौन से रिटर्न को, रिवाइज रिटर्न, रिटर्न, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये 139 सबसेक्शन 5 जो आपका रिवाइज रिटर्न का सेक्शन होता है उसमें भी आपका अमेंडमेंट आया है। फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंडमेंट आया है। अगर मान लो कि जो रिटर्न आपने फाइल किया है, ठीक है, रिटर्न आपने फाइल किया है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, अप टू 16-17 क्या होता था, और असेसमेंट ईयर 17-18 से क्या होगा, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो अप टू 16-17 क्या होता था, अप टू 16-17 था कि अगर आपने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में या फिर 142 सब सेक्शन 1 के हिसाब से अगर मान लो रिटर्न फाइल किया था, उसमें कुछ ओमिशन या हो गया या फिर कुछ रॉन्ग रह गया, कुछ गलती हो गई, तो किसी भी वक्त, ठीक है, किसी भी वक्त, एनी टाइम, ठीक है, any time before expiry of 1 year from the end of relevant assessment year or completion of assessment। ठीक है, तो आपका end of relevant assessment year ये हो गया, और completion, और कंप्लीशन, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर के 1 साल तक आपको टाइम रहता था, 1 ईयर तक आपको टाइम रहता था कि आप अपने गलतियों को कितनी बार भी चाहो तो जाकर सुधार सकते हो, गलतियों को कितनी बार भी जाकर चाहो तो सुधार सकते हो। यहाँ पर 139 सब सेक्शन 4 वाला क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ था, यानी कि बिलेटेड रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अप टू 16-17 जो था आप बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर 17-18 से 139 सबसेक्शन 1, 142 सबसेक्शन 1, इसके साथ साथ आपका 142 सबसेक्शन 1, इसके साथ साथ आपका 139 सबसेक्शन 4 भी डाल दिया गया, 139 सबसेक्शन 4 को भी डाल दिया गया। तो आपको याद रखना है कि 17-18 असेसमेंट ईयर से, लेकिन हाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर टाइम लिमिट में अंतर आया था। बिलेटेड रिटर्न के केस में टाइम लिमिट में अंतर आया था। यहाँ पर बोला गया था एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है,
तो लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट में कोई अंतर नहीं आया है। यहाँ पर अभी भी ये जो 1 साल का वक्त है, ठीक है, 1 साल का जो वक्त है वो अभी भी यहाँ पर है, इसको नहीं हटाया गया है। एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो विच एवर इज अर्लियर के 1 साल तक का टाइम रहता है कि आप अपने रिटर्न को जाकर रिवाइज कर सको, अपने रिटर्न को रिवाइज कर सको। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि आपका रिवाइज रिटर्न के बारे में इफेक्ट हम लोग देखते हैं। ये जो रिवाइज रिटर्न का जो इफेक्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ कहानियां देखते हैं। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि जिस दिन ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था पहली पहली बार, उसी दिन से रिवाइज रिटर्न को का इफेक्ट होगा, मतलब सब्स्टिट्यूट माना जाएगा। मतलब ओरिजिनल रिटर्न को विड्रॉ मानकर रिवाइज रिटर्न को उसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूट माना जाएगा उसी दिन से जिस दिन पहली पहली बार आपने रिटर्न फाइल किया था, पहली पहली बार रिटर्न फाइल किया था। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि एक चीज़ तो विशेष चीज़ आपने देखी 139 सबसेक्शन 4 के रिस्पेक्ट में, आपने देखा था कि बिलेटेड रिटर्न को अब तक रिवाइज नहीं किया जा सकता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2016 से आपका बिलेटेड रिटर्न जो होता है वो रिवाइज हो सकता है। अब जो रिवाइज आप करोगे इरर या फिर ओमिशन को, वो कितनी बार कर सकते हो, तो आपका जो टाइम लिमिट है उसके अंतर्गत अगर हो तो आप कितनी बार भी, जितनी बार आपको गलतियां मिलती है उतनी बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आपका प्रोविजन में लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं अगले सेक्शन के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में चर्चा, डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में चर्चा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि फाइनेंस एक्ट 2016 में यहाँ पर भी अमेंडमेंट आया हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2016 में यहाँ पर भी अमेंडमेंट आया हुआ है, देख रहे हो हर सेक्शन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट यहाँ पर अब तक मिला है हमें। तो फाइनेंस एक्ट 2016 से पहले मान लो कि अगर आपने यहाँ पर क्या होता था, अगर आपने 140A का सेल्फ असेसमेंट करके भी अगर टैक्स और इंटरेस्ट, आपने मान लो कि फाइनेंस एक्ट 2016 से पहले यानी कि अप टू फाइनेंस एक्ट 2015 क्या होता था, अप टू 15 क्या होता था कि अगर आपने 140A का सेल्फ असेसमेंट कर लिया, ठीक है, 140A का सेल्फ असेसमेंट कर लिया, और आपने क्या किया, सेल्फ असेसमेंट करने के बाद, सेल्फ असेसमेंट तो आपने कर लिया बड़ी खूबी से, लेकिन आपने टैक्स प्लस इंटरेस्ट जाकर पे नहीं किया रिटर्न फाइल करने के दिन से पहले पहले ही, जो कि पेबल था आपने उसको पे नहीं किया ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक, तो आपका जो है डिफेक्टिव माना जाता था रिटर्न। लेकिन अब ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2016 से। ये ग्राउंड आपका नहीं लिया जा सकता है कि आपने रिटर्न फाइल के डेट तक जो आपने सेल्फ असेसमेंट किया है 140A के तहत उसका पैसा आकर जमा नहीं किया है, सेल्फ असेसमेंट करने के बावजूद भी आपने पैसा जमा नहीं किया है। तो ये फाइनेंस एक्ट 2016 में यहाँ पर आपका अमेंडमेंट आया। अब ये जो डिफेक्टिव रिटर्न होता है ये प्रोविजन बताता है कि कब रिटर्न को डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, कब रिटर्न को डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा उसको बताता है। तो जब आप स्पेसिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रूफ के साथ मतलब अगर मान लो कि प्रूफ है आपके पास, अगर कुछ बातों का सबूत है आपके पास, ठीक है, कुछ बातों का आपके पास सबूत है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो है रिटर्न डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा। कुछ चीज़ों का पालन आपने किया है तो आपका सबसे पहले फॉर्म जो होता है वो सही होना चाहिए, फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, ठीक है, रिटर्न का, जिसका हर एनेक्सर कॉलम और स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली जो है वो फिल हुआ होना चाहिए प्रॉपरली, जिसको आपने एनेक्सर कॉलम या स्टेटमेंट जो भी आपका होता है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एक तो होना चाहिए, फॉर्म सही होना चाहिए, दूसरा एनेक्सर कॉलम और स्टेटमेंट प्रॉपरली फिल किया होना चाहिए। दूसरी बात कि जो 140A का सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है, ठीक है, या फिर TDS TCS होता है आपका, TDS या TCS, ठीक है, या फिर आपका एडवांस टैक्स वगैरह होता है, उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने जमा किया है तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि 44AB का जो है, अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट बनता है 44AB के तहत जमा करना, 44AB के तहत, तो आपके पास जो है ऑडिट रिपोर्ट जो होना है वो होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो भी आपका अगर एप्लीकेबल है तो उसको भी जमा करना पड़ेगा रिटर्न के साथ साथ। और अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स का जिसका ऑडिट किया जाता है, जिसका अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है, ठीक है, उसका ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का, ठीक है, ये सब कॉपी वगैरह सब भी आपको जमा करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफेक्टिव रिटर्न, अगर ये सारे कंडीशन को पूरा नहीं किया है आपने तो उस सिचुएशन में उसको डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। पहले क्राइटेरिया था फाइनेंस एक्ट 2016 से पहले कि आपका जो है
सेल्फ असेसमेंट करने के बावजूद भी आपने टैक्स और इंटरेस्ट आकर जमा नहीं किया है रिटर्न फाइल करने के दिन तक, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो है डिफेक्टिव रिटर्न माना जाता था, लेकिन अब ये क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि एसएससी को पता चल गया, तब तो वो डिफेक्टिव रिटर्न को, अपना डिफेक्ट को जो है ठीक कर लेगा। लेकिन मान लो कि एओ को डिफॉल्ट पता चलता है, असेसिंग ऑफिसर को डिफॉल्ट पता चलता है रिटर्न में, तो वो एसएससी को इंटीमेट करता है, और इंटीमेट करने के 15 दिनों के अंदर में रेक्टिफाई करना पड़ेगा एसएससी को। अगर रेक्टिफाई नहीं किया रिटर्न, तो एब इनिशियो आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा। एब इनिशियो आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर कि अगर मान लो कि 15 डेज का पीरियड से आपको और ज़्यादा समय चाहिए, तो आपको क्या हो सकता है, 15 डेज के पीरियड से और ज़्यादा समय चाहिए तो आपको एओ जो होता है वो एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है। 15 डेज का पीरियड से एक्सटेंशन आपने लिया, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफेक्ट को ठीक करना पड़ेगा एक्सटेंशन पीरियड के अंतर्गत। अब अगर एओ ने, अगर मान लो कि एओ जो आपका डिले जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, कंडोन कर सकता है आपका डिले, आपके डिले को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंतर्गत आपने जो 15 दिनों से लेट भी कर दिया, एक्सटेंशन में भी नहीं दिया, तो आपके डिले को जेन्युइन रीजन है आपका, तो वो कंसिडर कर सकता है। ठीक है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट से पहले पहले आपको डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आपका जो असेसमेंट या री असेसमेंट है उसके कंप्लीशन से पहले पहले आपको डिफेक्ट वगैरह सब जो है आकर ठीक करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेक्शन 139B के बारे में, जिसको बोलते हैं टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ठीक है, तो टैक्स रिटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं, टीआरपी लोगों के बारे में बात करते हैं। मतलब टीआरपी के थ्रू जो आपका टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स होता है, उसके थ्रू जो होता है आपका रिटर्न फाइल करने का क्राइटेरिया, इसके थ्रू रिटर्न फाइल करने के क्राइटेरिया के बारे में हम लोग देखते हैं। टीआरपी कौन होता है, सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं। ये एक इंडिविजुअल होता है, जाहिर सी बात है कि वो इंसान होगा जिसको स्कीम के तहत सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, स्कीम के तहत सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, क्या मिला हुआ है, इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्कीम के तहत। ठीक है, तो पहले तो ये इंडिविजुअल होना चाहिए, इसने सर्टिफिकेट होल्ड किया हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है कि मान लो कि कोई लॉयर है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर जिस बैंक से एसएससी का जो है अकाउंट्स वगैरह का डील होता है, ठीक है, रेगुलर या फिर करंट अकाउंट रखता है, उसके ऑफिसर के अलावा कोई भी इंडिविजुअल ये सर्टिफिकेट ले सकता है। तो आपका जो आपका लॉयर होता है, सीए हो, मतलब लॉयर सीए, ठीक है, और उसके बाद जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, जो बैंक है जिसके साथ एसएससी ऑर्डिनरी डील करता है, उसके ऑफिसर के अलावा कोई भी ये सर्टिफिकेट ले सकता है, इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि कंपनी या फिर, तो ये टीआरपी कौन होता है ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसको कौन अपॉइंट कर सकता है उसके बारे में देखते हैं, कौन इसको रख सकता है। तो ये कंपनी या फिर जिसको 44AB के तहत इनकम टैक्स एक्ट में या फिर अदर लॉ में जिसको ऑडिट करवाना है, इनको छोड़कर कोई भी जो होता है वो पर्सन टीआरपी अपॉइंट कर सकता है। जो क्या करेगा, टीआरपी एसएससी को रिटर्न फाइल करने में असिस्ट करेगा, साथ में उस पर अपना रिटर्न पर, उसके रिटर्न पर अपना सिग्नेचर भी एफिक्स करेगा। तो असिस्ट तो करेगा ही, साथ में अपना सिग्नेचर को जो है वो एफिक्स करेगा। इसके पास पावर होता है, ठीक है, रिटर्न पर। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि कंपनी या फिर जिस पर्सन को ऑडिट करवाना है उसके खुद के एम्प्लॉय बतौर टीआरपी का काम कर सकते हैं। मतलब इनको टीआरपी जो होते हैं उसको मदद चाहिए, टीआरपी की मदद चाहिए, तो उसको खुद को अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपनी को खुद को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। अब हम लोग अगले प्रोविजन के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रोविजन है 140A, जिसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर मान लो कि जो एसएससी होता है, हर एक एसएससी को इस सेक्शन के तहत खुद से अपने इनकम टैक्स के ड्यूज का अमाउंट कैलकुलेट करके पे करना होता है, जिसके लिए वो क्या करेगा, जिसके लिए वो आपका मतलब जो पे करेगा वो रिटर्न में जो आपका बताएगा इनकम टैक्स, आपका सरचार्ज या सेस वगैरह सब जो बनता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो इनकम होंगे, इनकम आप कैलकुलेट करोगे, इनकम पर सरचार्ज और सेस को कंसिडर करते हुए फिर उसमें क्या करोगे, आप इंटरेस्ट को ऐड करोगे, यानी कि 234, आपका 234A, B और C, ये जो इंटरेस्ट बनता है उसको ऐड करोगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद आप इसमें
कुछ चीज़ें माइनस करोगे, जैसा कि हम लोगों ने इंटरेस्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा था, ट्राम को आप माइनस करते हो, TRAM। ट्राम क्या होता है? तो कलकत्ता में जो सड़कों पर जो रेलगाड़ी दौड़ती है उसको ट्राम कहा जाता है, ठीक है। कोलकाता में अभी भी ये चल रहा है क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स इसको बंद नहीं होने देती, अदरवाइज़ कोई काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर बात हम लोग करते हैं कि TDS TCS, एक आपका टी से क्या हो गया? TDS TCS हो गया, आर से क्या हो गया? रिलीफ हो गया। रिलीफ आपको किस किस सेक्शन के तहत मिलता है? 89, 90, ठीक है, 90A या फिर 91, इन सब सेक्शन के तहत रिलीफ मिलता है। अब जहाँ तक बात करते हैं, ए का मतलब हो गया आपका एडवांस टैक्स, ठीक है, ए का मतलब एडवांस टैक्स हो गया, और एम का मतलब हो गया आपका मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, या फिर AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। इन सबको आप क्या करते हो? इन सबको घटाने के बाद फिर आपका जो बैलेंस बचता है, ये बैलेंस जो होता है आपका अमाउंट पेबल होता है, ये टैक्स ड्यू माना जाता है जिसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपने पे नहीं किया तो उस सिचुएशन में आपको क्या माना जाएगा? एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माना जाता है तो क्या होता है? सेक्शन 220 के तहत इंटरेस्ट में लगता है और 221 के तहत पेनाल्टी लगता है, ठीक है। अब पेनाल्टी लगता है। अब दूसरी बात होती है कि अगर मान लो कि आपने पे कर दिया लेकिन जितना आपको पे करना है उतना नहीं पे किया, और जितना बनता है आपका उससे कम पे किया, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है कि जितना आपने पे कर दिया, जो बैलेंस बनता है, फिर से आपके अमाउंट जो होते हैं, आपका जो बैलेंस अमाउंट होता है, आपने पूरा पे नहीं करके कम पे किया तो बैलेंस अमाउंट बचा, उसको दो भाग में बांटते हैं, ठीक है, दो भाग में बांटते हैं। एक आपका इंटरेस्ट का पोर्शन और दूसरा जो होता है अदर अमाउंट का पोर्शन, इंटरेस्ट का ड्यूज और अदर अमाउंट का ड्यूज। अब आगे जब आप पे करोगे तो सबसे पहले आपका अगली बार जो एडजस्ट किया जाएगा, आपका जो अब जब आपका इंटरेस्ट बनेगा और भी आपका इंटरेस्ट बनेगा तो इंटरेस्ट से एडजस्ट किया जाएगा पहले फिगर को, बाद में आपके अमाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा जो है वो प्रोविजन में बोलता है, मतलब ठीक है। तो अब तक जो भी पेड किया, मतलब या फिर पेड करते वक्त में आपने कम पे किया, तो जो आप एडजस्टमेंट करते हो तो एडजस्टमेंट करते वक्त में इंटरेस्ट के अमाउंट को पहले यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, बाद में जो अदर अमाउंट होता है उसको एडजस्ट किया जाता है। डिपार्टमेंट ऐसा नियम इसीलिए बनाया है इनकम टैक्स ने, ताकि अगली बार आपको ज़्यादा पे करना पड़े।